जाओ, ऑल द प्रॉब्लम वन सोल्यूशन सत्याग्रह। तो गांधी ने कहा भैया हम राउलेट एक्ट के अगेंस्ट सब सत्याग्रह करेंगे, तो जिसको पॉपुलरली कहा जाने लगा राउलेट सत्याग्रह। ठीक है, चलिए अब इस राउलेट सत्याग्रह में क्या क्या बातें अपने को ध्यान रखनी है। जैसे कि नंबर 1, गांधी ने डिसाइड किया कि भैया हम एक नेशन वाइड यानी पूरे देश भर के अंदर एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चलाएंगे, और जिसकी शुरुआत एक हड़ताल से होगी। हड़ताल का मतलब एक स्ट्राइक से होगी, और स्ट्राइक कब होने वाली थी? 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1919। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस, देखिए समझिएगा इस बात को, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है जब आप किसी कानून को मानने से मना कर दो, जब आप लॉज ब्रेक करने स्टार्ट कर दो। तो गांधी ने क्या कहा कि हम एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चलाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत हड़ताल से होगी, स्ट्राइक से होगी 6 अप्रैल को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब गांधी ने जब नारा लगाया तो भैया लोग भागे भागे चले आए, बिकॉज लोगों के अंदर भाई इनका अपना चलता ही था, ऑब्वियस सी बात है, लोग बड़ा पसंद करने लगे थे इनको, राइट, गांधी जी को एज अ लीडर देखने लगे थे। तो शहरों शहरों में क्या हो रही है? रैली ऑर्गेनाइज हो रही है। रैली का मतलब होता है, आपने देखा होगा, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, नारे लगाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रैली। ठीक है, रैली एकदम लोगों का बड़ा सा ग्रुप आप कह सकते हैं। रैली ऑर्गेनाइज की गई, दुकानें बंद करवा दी गई। ठीक है, रेलवे वर्कर्स चले गए स्ट्राइक पे, रेलवे ने कहा हम नहीं काम करेंगे, जाओ जिसको चलाना है ट्रेन चलाए जाकर के। अंग्रेज गोरे आदमी को आए नहीं रहे, ट्रेन भेड़ दे रहा है इधर उधर जाकर के वो। ठीक है, तो रेलवे में जो काम करने वाले लोग थे, रेलवे वर्कर्स, उन्होंने कहा भैया हम जा रहे हैं हड़ताल पे, हम जा रहे हैं स्ट्राइक पे, हम काम वाम नहीं करेंगे। अब जब तुम्हारा रेलवे वाला आदमी काम नहीं कर रहा, सरकारी लोग काम करना छोड़ दे रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स की खोपड़ियां सनक गई। अब ब्रिटिशर्स को लगा यार कि अगर रेलवे नहीं चलेगी, टेलीग्राफ सर्विसेज नहीं चलेंगी, तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट तो ठप पड़ जाएगा। हम कैसे, मतलब हम किस तरीके से सिचुएशन मैनेज करेंगे? ना कम्युनिकेशन हो पा रहा है, बिकॉज एम्प्लॉयज काम ही नहीं कर रहे हैं, रेलवे वर्कर्स भाग गए, कह रहे हम काम नहीं करेंगे, स्ट्राइक पे चले गए, हड़ताल पे चले गए। तो ब्रिटिशर्स को टेंशन सताने लगी कि यार ऐसा ना हो कि कहीं कंप्लीट कम्युनिकेशन ठप पड़ जाए। और ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेट करने के, अपने मैसेजेस पहुंचाने के जो मेजर मीडियम्स थे इनके पास, वो यही थे। अब यहां पे ब्रिटिशर्स के पास ना सिंपल सी बात है, एक ही तरीका था। आपको पता होगा कि जब भी कभी जब जब इंडियन प्रोटेस्ट करते थे, तो तब तब ब्रिटिश के पास सिर्फ एक तरीका था डील करने का, और वो था ये। ठीक है, जब जब इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब भी आप मान लो कि भारतीय लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स के पास ना मात्र एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका है यहां पे, और वो है ऐसे रिस्पॉन्ड करने का। दैट इज यूजिंग द फिजिकल फोर्स, है ना, फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करना, यहां पे बल प्रयोग करना, यहां पे लोगों की पिटाई धुलाई करना, यहां पे, ताकि लोगों के अंदर एक डर बैठ जाए। ठीक है, सिंपल। हर बार जब जब इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के पास एक ही तरीका है कि अभी रुको बताते हैं तुमको, अभी रुको बताते हैं। तो हमेशा जो है फिजिकल तरीके से भारतीयों को टॉर्चर करना, फिजिकल तरीके से पिटाई करना। ठीक है, अब इस बार भी यही हुआ। जब इंडियंस ने यहां पे क्या किया, जब इंडियंस ने यहां पे सिंपल सी बातें बच्चे प्रोटेस्ट किया, हड़तालें की, तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम तो भाई बल का प्रयोग करेंगे, फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां पे बल प्रयोग करेंगे, हम लोग यहां पे फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अभी बुला लेता हूं यार, लैग बहुत ज्यादा आ रहा है भाई इसमें। भाई बहुत लैग आ रहा है। सर लैग आ रहा है इसमें, किसी को भेजो आप एटलीस्ट, कम से कम 30-30 सेकेंड्स का लैग आ रहा है। चलिए, हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे हैं बच्चों यहां पे, कि ब्रिटिशर्स ने क्या डिसाइड किया? ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि बेटा यहां पे फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, बल प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सिंपल है कि बल प्रयोग करेंगे हम लोग, राइट। अच्छा, अब क्या होता है कि जब पुलिस ने क्या किया? पीसफुल प्रोसेशन। पीसफुल प्रोसेशन का मतलब होता है कि शांतिपूर्वक जो जुलूस निकाला जा रहा था, है ना, एकदम शांति के साथ। सर लैग आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब आप ये मान चलो 30 सेकेंड्स पहले पढ़ा खत्म कर चुका हूं, वो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। ऐसे तो क्लास एकदम हैम्पर हो जाएगी। मतलब ऐसा हो रहा है कि 1990 में पढ़ा रहा हूँ, बच्चा 1970 में चल रहा है। ठीक है, तो ये हो रहा है चीज, है भाई। चलो सर इसको देखो एक बार। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि भैया 19 नहीं सॉरी यार वो लैग वाला दिमाग में चल रहा था। ठीक, चलो। अच्छा, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि भैया जब पुलिस ने एक पीसफुल प्रोसेशन, पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है भैया, पुलिस वाले आ गए, पुलिस वालों ने आके क्या किया? डुम 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 डुम, खत्म। यार तुम सोचो यार, तुम एकदम झंडा अंडा लेकर के, अंग्रेजों गलत है ये, है ना, तुम आंदोलनबाजी कर रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो, एकदम से पुलिस आ जाती है, पुलिस आके तुम पे फायरिंग करने लगती है। अब जब पुलिस फायरिंग करेगी, देखो सिंपल सी बात है,
सत्याग्रह बहुत अच्छी चीज है, नॉन वायलेंस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर पुलिस सामने से खड़े होकर तुम पे गोली चला रही है तो बेटा ऑब्वियस सी बात है तुम खड़े ही नहीं रह पाओगे, है ना। तुम अगर वहां ये सोचो कि मैं खड़े रह के सत्याग्रह करूं तो करोगे कैसे, जिंदा ही नहीं रहोगे तुम, गोली आएगी लगेगी, टक खत्म हो गया सत्याग्रह भाई। ठीक, तो अभी क्या हुआ कि जब पुलिस ने पीसफुल प्रोसेशन में फायरिंग की तो भैया वायलेंट दंगे भड़क गए, वायलेंट क्लैशेस भड़क गए, किसके बीच में, पुलिस के बीच में और लोगों के बीच में। एज अ रिजल्ट लोगों ने क्या किया, रिटेलिएट करने के लिए, लोगों ने विद्रोह करने के लिए गवर्नमेंट बिल्डिंग जलाना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया, पोस्ट ऑफिस पर अटैक हो रहा है, रेलवे स्टेशन तोड़े फोड़े जा रहे हैं, ठीक है, पुलिस स्टेशन जला दे रहे हैं लोग। तो लोगों ने कहा बेटा तुमने हमारे ऊपर फायरिंग की है, अभी हम तुमको बताते हैं। एक और मजेदार बात बताता हूं आपको, देखो ज्यादा नहीं बताऊंगा, बटालियंस का, रेजिमेंट्स का नाम नहीं बताऊंगा मैं, विवाद हो जाएगा नहीं तो फालतू का, ठीक है। तो देखो एक बहुत दुखद बात बताता हूं, तुमको क्या लगता है कि जो अंग्रेज थे वो खुद उतर के गोलीबारी चलाते थे क्या, ये खुद उतर के लड़ाइयां कर रहे होते थे क्या, नहीं यार। तुम बताए, बहुत सिंपल सी बात बताता हूं कि अंग्रेजों का, आप कभी जाइएगा, आप सर्च करिएगा मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट के ऊपर, कि वहां पे आप पता करना कि टोटल अंग्रेजी जो ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे भारतीय आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर, उनका नंबर कितना था, और एक बार ये पता करना कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनका नंबर कितना था। तो आपको पता है कि हमारे देश में ना हम लड़ दो लोगों से रहे थे, एक तो जो ब्रिटिशर्स है उनसे तो हम लड़ ही रहे थे, एक उनसे भी हम लड़ रहे थे जो हमारे देश के होते हुए हमें भी गोलियां चला रहे थे यार। और ये बहुत गर्व की नहीं, बहुत शर्म की बात है। तो जब कहते हैं ना कि हम लोग इतने सारे साल लग गए आजादी मिलने में, तो आजादी मिलने में इतने साल इसलिए भी लगे क्योंकि कहीं, हाँ वही मैं कहा 20-25-30 सेकंड्स का था, ठीक है चलिए। तो हमने यही बोला बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग लड़ तो रहे हैं लेकिन किससे, ब्रिटिशर्स से लड़ ही रहे, प्लस जो आर्मी के अंदर बैठे हुए हैं वहां पे लोग, जो पुलिस के लोग हैं, ऐसा नहीं कि सब गोरे लोग यहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं, नहीं भाई, कितने सारे इंडियंस है जो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। तो जो बड़े बड़े ऑफिसर हुआ करते थे, बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे दोस्त, वो आपके ब्रिटिश हुआ करते थे, लेकिन जो छोटी रैंक के लोग होते थे, जो कम रैंक के ऊपर लोग होते थे, वो ज्यादातर इंडियंस ही होते थे, और उनको सिर्फ ऑर्डर्स मिलता था, सैलरी मिलती थी, गोली चलाते थे, बात खत्म। और प्रोटेस्ट में मारा कौन जाता था, हम ही मारे जाते थे। तो हम लड़ तो रहे हैं लेकिन अपनों ही से लड़ रहे हैं यार। तो एक सबसे बड़ा मतलब कहते हैं ना कि एक बहुत ही सैड पॉइंट है इस चीज को लेकर के। तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। अच्छा अब आगे क्या होता है ध्यान दीजिएगा। अब जो है ये पूरा आपका सिनारियो चल ही रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या देखा कि पहली बात तो गांधी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, हड़ताल वगैरह ऑर्गेनाइज की, लोगों ने खूब दुकानें उकानें बंद कर दी, लोग हड़ताल पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए। ब्रिटिशर्स डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बंद हो जाए, तो एज अ रिजल्ट ब्रिटिश ने फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल किया, गन बारूद का इस्तेमाल किया। तो जब लोगों को यहाँ पे पुलिस ने फायरिंग करना स्टार्ट किया पीसफुल प्रोसेशन पे, तो लोगों ने भी रिटेलिएट बैक किया, लोगों ने कहा कि भैया हम भी जवाब देंगे, और जवाबी कार्यवाही में आप देखेंगे कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को बहुत सारा नुकसान यहां पे पहुंच गया, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर आप देखेंगे बेटा तो 10 अप्रैल की बात है, 10 अप्रैल 1919, जो लोकल लीडर्स थे, कहां के, खासकर अमृतसर के पास के, उनको यहां पे अरेस्ट कर लिया गया। अब इन दो लीडर्स का भी नाम आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, मैं आपको बता देता हूं। एक का नाम था सत्यपाल और एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। तो एक थे सत्यपाल साहब और एक थे सैफुद्दीन जी। अगर आप जाएंगे आपको बड़ी आसानी से हिस्ट्री में इनका नाम मिल जाएगा। तो ये बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स थे अमृतसर पंजाब के आसपास के इलाकों के। एंड अगर आप देखेंगे तो इन लोग को और भी कई सारे लीडर्स हैं, उनको यहां पे उठा लेती है सरकार। कौन उठा लेती है, ब्रिटिश सरकार, पुलिस उठा ले जाती है और उठा के एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे पहुंच जाती है। मतलब सिंपल सी बात है कि आपको उठा ले गए, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप मेन नेता हो, आपको उठा के ले गए और ये नहीं पता चला कि आप हो कहां पे। अब इनके जो सपोर्टर्स हैं, अब इनके सपोर्टर्स यानी इनको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, वो ऑब्वियसली बात है बड़े परेशान हो जाएंगे। भाई आप किसी के फेवरेट नेता को उठा के ले गए हो, इंपॉर्टेंट लीडर को ले गए हो, तो ऑब्वियसली बात है ना सपोर्टर्स में तो भाई भगदड़ मच जाएगी। तो ये जो पंजाब वाला एरिया है खासकर, ये बड़ा वायलेंट हो गया है भाई, ठीक है, बड़ा वायलेंट हो चुका है। और पंजाब से मेरा मतलब सिर्फ वो पंजाब नहीं है जो आज भारत में, पंजाब से मेरा मतलब बेटा वो इलाका या वो रीजन भी है जो आज पाकिस्तान के कब्जे में, यानी पेशावर है, लाहौर है, इस टाइप के इलाके भी, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान जैसा तो कुछ था ही नहीं यार, ठीक है। तो ना पाकिस्तान था ना बांग्लादेश था सिर्फ भारत। तो सिंपल एज दैट कि यार वहां पे अगर आप देखेंगे तो पंजाब का जो इलाका है, रीजन है, वो काफी बड़ा एरिया है। एंड प्लस पंजाब में आप देखेंगे बहुत पहले से भी काफी गुस्सा था, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 में काफी सारे लोगों को जबरदस्ती उठा के आर्मी में डाल दिया था। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो इस एरिया के वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और कहते हैं ना आग में घी डालने वाला काम, तो वो कब होता है, जब 10 अप्रैल 1919 को यहाँ पे लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, ठीक है। और आप देखेंगे इनफैक्ट गांधी को दिल्ली एंटर करने से यहां पे स्टॉप कर दिया जाता है, बिकॉज दिल्ली के अंदर भी अगेन आप देखेंगे कि भैया आंदोलन वगैरह काफी तगड़ा चल रहा है, काफी स्ट्रांग चल रहा है।
और गांधी एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर है जिसको देख के लोग काफी इंस्पायर होते हैं, ठीक है, आंदोलन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। तो जरूरी है कि यहां पे पॉलिटिकल लीडर्स पे कंट्रोल बनाया जाए, तब जाके सिचुएशन कंट्रोल आएगी। तो एज अ रिजल्ट जो अमृतसर के लीडर्स थे, लोकल लीडर्स थे, नेता थे, उनको यहां उठा लिया, गांधी को दिल्ली आने से रोक दिया गया, ठीक है। अब 10 अप्रैल के 3 दिन बाद एक बड़ा ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं जलियांवाला बाग ऑफ 1919। अब देखिए जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ध्यान से सुनना, अभी पोल करवाऊंगा, टेंशन मत लो दोस्त, बैक टू बैक करवाऊंगा पोल्स तुम्हें, ठीक है। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद हम लोग पोल्स करेंगे, राइट। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया यहां पे कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 का एक बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही खराब इंसिडेंट जो है आप कह सकते हैं माना जाता है। इसका रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहां पे अपनी जान गंवाई थी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जलियांवाला बाग का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर एक नॉर्मल बच्चे से किसी से मैं सवाल पूछूं कि मालिक जलियांवाला बाग के कितने अपराधी, ठीक है, मैं आपसे ये पूछूंगा भैया कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट के कितने अपराधी, कितने लोगों को आप यहां पे गुनहगार मानोगे, कितने लोगों को रिस्पॉन्सिबल मानोगे जलियांवाला बाग इंसिडेंट के लिए, ठीक है। मैं यहां पे 3 लोगों को मानता हूं, आई टेल यू व्हाई। मैक्सिमम लोग आपको यही कहेंगे, आप घर में जाके पूछिए, पड़ोसियों से पूछिए, आप और कहीं पूछिए, आपको लोग यही कहेंगे दोस्त कि जनरल डायर ने मारा था, जनरल डायर रिस्पॉन्सिबल है, जनरल डायर की वजह से सब हुआ है, ठीक, सिंपल है ना, आपको यही आंसर मिलेगा। बच्चे भी इनफैक्ट यही कहेंगे सर जनरल डायर ने मारा था। चलिए आइए इस कहानी को समझाता हूं आपको। अगेन एक और ऐसी बात बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटीज में मिसिंग है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं 1919 की। तो मैंने आपको माहौल बता दिया अभी कि अमृतसर पंजाब का जो इलाका है, जो एरिया है, वहां पे बड़ी वायलेंस चल रही है, ठीक है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत खराब है। और उस जमाने में 1919 के अंदर जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे, इनका नाम था माइकल फ्रांसिस ओडॉयर। तो मैंने यहां पे शॉर्ट में लिख दिया है माइकल ओडॉयर, बट इनको पूरा नाम था माइकल फ्रांसिस ओडॉयर। तो जो गवर्नर होता है ना किसी इलाके का, बेटा उसके पास बड़ी पावर्स होती हैं उस इलाके को मैनेज करने की, उस इलाके को कंट्रोल करने की। तो जमाने में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, वो थे माइकल फ्रांसिस ओडॉयर। अब माइकल और फ्रांसिस ओडॉयर क्या करते हैं, पंजाब के अंदर सिचुएशन को कंट्रोल लाने के लिए पंजाब उसके आसपास इलाकों में मार्शल लॉ लगा देते हैं। अब एनसीईआरटी में पॉइंट आता है कि मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर गॉट द कमांड। तो बेटा 2 क्वेश्चन है मेरे यहां पे, व्हाट इज मार्शल लॉ, और दूसरा इज हु गिव द जनरल डायर कमांड। किसी ने तो कमांड दिया होगा ना जनरल डायर को, तो दोनों का सवाल आपको यहां मिलेगा, ठीक है, कि कमांड देने वाले बंदा था लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का, जिसका नाम था माइकल फ्रांसिस ओडॉयर। आई बात समझ में। एक मूवी आई थी विकी कौशल की सरदार उधम सिंह जी के ऊपर। तो सरदार उधम सिंह जी तब 9 या 10 साल के रहे होंगे जब ये जलियांवाला बाग कांड हुआ था। उनके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था कि इस आदमी को मारना। आपको पता है रीजन क्यों है? इस आदमी को मारना इसलिए रीजन था, इसलिए उनका मकसद था, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इसको बहुत बड़ा कल्प्रेट मांगते थे। आप सर्च करेंगे कि डॉयर को किसने मारा, आपको पता चल जाएगा। तो जो जो मारा गया था, वहां पे जाके लंदन के अंदर एक आर्टिकल है, वहां पे प्रॉपर आप सर्च करेंगे गूगल, आपको बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पे डॉयर को मारा जाता है, ठीक है। तो सल्यूट है भाई सरदार उधम सिंह जी को। अच्छा फिलहाल हम लोग बात करते हैं, तो जमाने में क्या था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे पंजाब के, ये थे माइकल फ्रांसिस डॉयर। अब डॉयर ने क्या किया कि यहां पे मार्शल लॉ लगा दिया, कहां पे, पंजाब में और इसके आसपास इलाके में। अब मार्शल लॉ करता क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि व्हाट डज अ मार्शल लॉ डू। तो मार्शल लॉ लगने के बाद से 4 या 4 से ज्यादा ये लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। दिस इज व्हाट इज मार्शल लॉ गाइस, ठीक है। कि पहली बात तो जो पीस एंड सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जो राइट है वो आ जाएगा आपके आर्मी के पास, ठीक है, कि आर्मी को पूरा इंचार्ज दे दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर अब आपको मेंटेन करना है। दूसरी बात, 4 या उससे ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कमांड जाता है किसके पास, ब्रिगेडियर जनरल एडवर्ड रेजिनाल्ड हैरी डायर, जिसको आप जनरल डायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कौन परमिशन देता है, सबसे पहली परमिशन आती है गवर्नर के तौर साइड से। गवर्नर का नाम था माइकल ओडॉयर या माइकल फ्रांसिस ओडॉयर, और जिस बंदे के हाथ में कमांड जाती है इसका प्रोफाइल था ब्रिगेडियर जनरल, और इसका नाम था एडवर्ड रेजिनाल्ड हैरी डायर। सो दिस इज द पर्सन जिसने फाइनली वहां पे जाके गोलियां चलवाई है। किसके कहने पे, किसके परमिशन पे, कहीं ना कहीं इसके परमिशन पे, ठीक है। बिकॉज यही वो बंदा था जिसने जनरल डायर को हाथ में कमांड सौंपी थी कि आप जाइए और पंजाब के इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके आइए, ठीक है। अब देखिए कहानी यहां से आगे बढ़ती है, अब देखिए बहुत ध्यान सुनना। तो ये देखो ट्रैवल करके आओ कि देखो क्या हुआ था वहां पे लोगों के साथ, कितना ज्यादा पेनफुल है यार, कितना ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि मैं आज भी, मतलब व्हेन
आई वाज स्टैंडिंग देयर जब वो जलियांवाला बाग का ट्रिप मतलब हमने किया था। हम अमृतसर गए थे, 2018 की बात है, बहुत सारे दोस्त लोग थे, ठीक है। तो हम लोग अमृतसर गए हुए थे एंड जब वो बाग हमने जाके देखा है ना, मतलब जब वो जलियांवाला बाग के वीवर लाइक हम घूम रहे थे वहां पे एंड एक टाइम को ऐसा फील हो गया ना कि यार मतलब कैसा ही लगा होगा लोगों को, इट्स सो बैड है ना। तो भाई ओम शांति, भगवान भाई उन लोगों को भी बहुत ज्यादा शांति दे जिन लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस खोए हैं इस पूरे दंगा फसाद के अंदर, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। तो नंबर 1 कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्या हुआ था देखिए। दूसरी बात, थाउजेंड्स एंड पीपल, हजारों की संख्या में लोग जो थे जलियांवाला बाग के अंदर बैसाखी सेलिब्रेट करने आए थे। कुछ लोग यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने लीडर्स के अरेस्ट के अगेंस्ट, ठीक है। एंड क्या होता है कि जनरल डायर जो है वो जलियांवाला बाग को यहां पे एंटर करता है और आ करके जो है उसकी ओनली एंट्री ऑन एग्जिट, सिर्फ अकेली उसकी एक ही एंट्री एक ही एग्जिट थी, एक तरफ से जाएंगे एक ही तरफ से वापस आ सकते हैं, उसको ब्लॉक कर देता है और लोगों के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, यहां पे बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। एंड लोग जो है बेटा यहां पे काफी ज्यादा सफर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जलियांवाला बाग का इंसिडेंट है, राइट। चलिए अब सवाल उठता है कि इसके बाद इंपैक्ट क्या हुआ। अब जैसे ही जलियांवाला बाग की न्यूज पहुंची, अब ध्यान से सुना इस बात को, कि जैसे ही मेरे दोस्त जलियांवाला बाग का न्यूज पहुंचा, आग की तरह फैलना स्टार्ट हुआ जलियांवाला बाग में क्या हुआ है। अब लोग गुस्सा हो गए। भाई जिसके भी परिवार जिसके भी स्टेट वालों के साथ ये किया जाएगा, आदमी चुप तो नहीं बैठेगा। अब इस टाइम ना किसी को सत्याग्रह दिमाग में नहीं घुस रहा होगा, सत्याग्रह करना चाहिए, नॉन वायलेंस करना चाहिए। भाई करो ना कि नॉन वायलेंस, सिंपल सी बात है। क्या मान रहे हैं जनरल डायर, क्या मान रहे हैं ब्रिटिशर नॉन वायलेंस से? नहीं मान रहे, ठीक है। तो जिनके यहाँ पे कहते हैं ना लाइक नियर एंड डियर वंस खोए हैं, जिनकी मौत हुई है, यहाँ पे डेथ हुई है, वो लोग सिंपल सी बात है दंगे करेंगे। अब तो वो तो करेंगे, उनको आप नहीं रोक सकते। तो क्या हुआ, वायलेंट क्लैशेस, क्लैशेस का मतलब होता है फाइट यानी लड़ाइयां, ठीक है। तो वायलेंट मतलब हिंसा भरी लड़ाइयां, आप दंगे कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो ऐसे कई सारे वायलेंट हिंसक क्लैशेस आप कह सकते हो ब्रेकआउट हो गए पूरे पंजाब और सराउंडिंग एरियाज में। और ब्रिटिशर्स ने यहां पे क्या किया, ब्रिटिशर्स ने फिर से यहां पे वही काम किया, दैट इज यूजिंग फोर्स अगेंस्ट द सत्याग्रही। तो जितने भी सत्याग्रही लोग थे उन सबके ऊपर यहां पे फोर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सत्याग्रहियों को पकड़ा गया, सत्याग्रहियों को कैप्चर किया गया, ठीक है। उनको जमीन में नाक रगड़वाई गई, उनसे कहा गया कि अपनी नाक जो है ना जमीन में से रगड़ो। तो अब सोच के देखो कितना बुरा है चीज। और नाक रगड़ने का मतलब है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देना। कह रहे हैं कि भैया जो दिख रहे हैं तुमको ना, ब्रिटिश ऑफिसर दिख रहे हैं, गोरे गोरे लंबे लंबे, हाँ सलाम साहब बोलो उनको, सलाम साहब, नाक रगड़ो सलाम साहब, नाक रगड़ो सलाम साहब, ठीक है। तो सलाम साहब बोलो उनको। तो नोसेस ऑन द ग्राउंड, आस्क्ड टू सल्यूट, ठीक है, टू द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो आप क्या कर रहे हो यहां पे, सिंपल सी बात है बेटा, यहां पे आप क्या कर रहे हैं कि यहां पे बिल्कुल तोड़ के रख दे रहे हैं किसको, सेल्फ रिस्पेक्ट को, कि आदमी को मेंटली, फिजिकली, मॉरली हर तरीके से मार दो, ठीक है, हर तरीके से मार दो। और जनरल डायर को इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। जनरल डायर से पूछा गया क्यों किया तुमने, कहता था माई ओनली इंटेंट वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट इन द इंडियंस। मेरा तो मकसद ही यही था कि लोगों के अंदर इतना भय, इतना डर भर दो कि आदमी जो है दोबारा कभी रिस्पॉन्ड ही ना कर पाए। ये जनरल डायर का स्टेटमेंट है, उसको कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज का। और एक बहुत खूबसूरत बात बताता हूं मैं आपको, कभी गीता पढ़िएगा, है ना, बहुत बहुत ही खूबसूरत लाइफ को आपको मतलब एक तरीके से इट्स अ वेरी गुड गाइड। कहते हैं ना जीवन में आपको जब कभी फंस जाए आप कभी, तो आप सहारा मतलब आप प्रश्न करिए और आपको प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, है ना, भगवत गीता के अंदर। तो कृष्ण जी की एक बड़ी खूबसूरत सी बात है कि यार जैसा कर्म करेगा, ठीक है, वैसा फल पाएगा इंसान, ठीक है, कि जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो मतलब फल की चिंता मत कर, ठीक है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, बिकॉज जैसा फल कर्म करेगा तुझे वैसा ही फल मिलेगा। अब कभी जनरल डायर की मौत कैसी हुई ना, कैसी डेथ हुई इसकी, एक बार पढ़ के आना आप, है ना, एक बार आप पढ़ना जा करके, आपको ये बात ना सत्य होती हुई दिख जाएगी कि इंसान जो करता है बेटा वो इसी आप कह सकते हैं ना वर्ल्ड के अंदर उसको फेस करके जाता है। तो जो भी आप करते हैं ना वो आपके सामने लेटर और सुनर आएगा जरूर। तो मैं बता नहीं रहा हूं कि जनरल डायर एक्चुअली कैसे मरा, ठीक है, कुछ फिजिकल कंडीशंस के चलते ही मरा है, कुछ बीमारियों के चलते मरा है, लेकिन आप पढ़िएगा एक बार जनरल डायर। आज का एक होमवर्क है आपका कि आप ये पढ़िएगा कि जनरल डायर कैसे मरा, ठीक है। माइकल ओडॉयर का तो मैंने बताया, सरदार उधम सिंह मार के आए थे उसको, आप ये पढ़िएगा एक बार कि जनरल डायर कैसे मरा था। और जब जनरल डायर के बारे में आप पढ़ोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि दिस इज अ वेरी फैक्चुअल सेइंग, बहुत सही बात कही गई है कि जैसा कर्म करोगे बेटा फल भी वैसा ही मिलता है, ठीक है। तो मैं उसको कैसे मरा वो आज नहीं बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, लेकिन पढ़ के आना, एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए
तो क्या देखा हमने यहाँ पे कि जिस जैसे जैसे न्यूज आपकी फैलने लगी, न्यूज स्प्रेड आउट होने लगी, ब्रेकआउट होने लगी, तो यहाँ पे जो है क्लैशेस हो गए, दंगे होने शुरू हो गए। अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया सत्याग्रहियों पे, इनको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, इनको बोला गया जमीन को नाक पे रगड़ो, है ना, सॉरी जमीन ऐसे थे नाक अपनी रगड़ो, है ना, सलाम साहब करो, ब्रिटिशर्स को सलाम करिए यहाँ पे जाकर के। तो बड़ा पेनफुल था एक तरीके से, राइट। चलिए अच्छा, अब अगर आप देखेंगे, हाँ, और एक और पॉइंट यहां पे नोट करना है बच्चे कि जो हमारे विलेजेस थे, पॉइंट नंबर 4 नोट कर लीजिएगा, जो विलेजेस थे खासकर पंजाब के अराउंड, उनको यहां पे बॉम्ब किया जा रहा है। तो जितने भी पंजाब के अराउंड विलेजेस हैं, जितने पंजाब के अराउंड गांव है हमारे, उन पे बॉम्बिंग करी जा रही है, बम बरसाए जा रहे हैं भाई, विलेज के विलेज डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं यहां पे। तो ना ब्रिटिशर्स पागल हो गए बिल्कुल एक तरीके से। उन्होंने कहा कि देखो पहले तो इन्होंने गलत किया ब्रिटिश वालों ने, है ना, ये सब जलियांवाला बाग करके। जब पीपल ने रिस्पॉन्ड बैक किया, जब पीपल ने फाइट बैक किया, तो ब्रिटिशर्स कहते हैं भैया ऐसे कैसे, हमको तुम कैसे रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हो, हमारे अगेंस्ट कैसे तुम कार्रवाई कर सकते हो भाई, हम तो और तुम्हें परेशान करेंगे। तो एकदम ह्यूमिलिएट करना, बेइज्जत करना इंडिया के साथ, वो कर रहे हैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब आइए हम लोग एक बार पढ़ते हैं कि हमारे नेताओं का रिस्पॉन्स क्या था। हमारे नेताओं का रिस्पॉन्स क्या था। आपको पता है कि भारत में एक ट्रेंड फॉलो होता था पहले, जब आतंकवादी घुस के मार जाते थे, पार्लियामेंट पर अटैक हो जाता था, ठीक है, आतंकवादी किडनैप कर लेते थे, हाईजैक हो जाते थे प्लेन, हमारे नेता क्या करते थे, जो सरकार के होते थे, पहले की बात करूं, अभी की नहीं, पहले की, तो नेता पता है क्या करते थे, नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते थे, कहते थे हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं, बहुत कड़ी निंदा, क्रिटिसिज्म करते हैं हम इस बात का, गलत हुआ, हाईजैक तो नहीं करना चाहिए था, बम चला दिया, बहुत गलत हुआ, लोग मर गए, बहुत गलत हुआ, हम इस बात की ना बहुत कड़ी निंदा करते हैं। ये पहले का भारत था, ठीक है, मतलब पहले होता था, ये फैक्चुअल बात है, जो जो आपके बड़े बुरे हैं वो सब आपको बता देंगे इस चीज को। और एज एक्सपेक्टेड क्या होगा भैया, सिंपल सी बात है, अब यहां पर रिएक्शन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स, और ऐसा नहीं कि सर अपने मन से कह रहे हैं, नहीं भाई, आप एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सिंपल सी बात है कि गांधी जी ने कहा कि भैया बहुत वायलेंस बढ़ गया है, बहुत लोगों की मौत हो रही है, जलियांवाला बाग हो गया है, रावलेट सत्याग्रह बंद कर देते हैं, खत्म, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया, रावलेट सत्याग्रह बंद कर देते हैं। गांधी ने कंडेम किया इस चीज को, कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि भैया कड़ी निंदा करते हैं हम इस बात की, ये जो हुआ है बिल्कुल सही नहीं हुआ है, बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है भाई, सही है ना, ठीक है। जो हमारे टैगोर साहब थे, अब देखिए इतने टैगोर साहब हमारे जो थे ना, उनको नाइटहुड दिया गया था। नाइटहुड क्या होता है, एक तरीके का अवार्ड होता है। नाइटहुड क्या होता है बेटा, एक तरीके का अवार्ड होता है, सम्मान होता है, ठीक है, अवार्ड कह लीजिए, आप कह लीजिए रिस्पेक्ट कह लीजिए, मतलब एक टाइटल कह लीजिए, है ना, अवार्ड कह लीजिए, इसको एक टाइटल कह लीजिए। तो मतलब क्या होता था कि पहले जब आप कुछ बहुत अच्छा, आप जो है ना, जब आप बहुत अच्छा कुछ अचीव करते थे, जब बहुत अच्छा कोई चीज अचीव करते थे, तब आपको ना ब्रिटिश सरकार सम्मानित भी करती थी। क्यों? ताकि इंडियंस का थोड़ा सपोर्ट अपनी तरफ बना रहे। तो उसको हम कहते हैं नाइटहुड की उपाधि देना, यानी टाइटल देना, अवार्ड देना। तो टैगोर क्या करते हैं, नाइटहुड अपना रिटर्न कर देते हैं भाई प्रोटेस्ट के अंदर, कि ये जो है बहुत ज्यादा गलत हुआ है। अच्छा, अब ये भी हो गया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। अब क्या होता है, जब इतना सब कुछ कांड वांड हो जाता है, तो यहाँ पे प्रेशर तो बढ़ रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा है, बिकॉज जितने भी बड़े बड़े नेता हैं आपके पॉलिटिक्स के, अभी उस बात का विरोध कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हंटर कमेटी बनाई जाती है, इसको लिखो मत, जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि हुआ क्या। एक हंटर कमेटी बनाई जाती है, जिसके जो लीडर थे, है ना, जो उसको लीड कर रहे थे, उसका नाम हंटर था। तो वहां से हंटर कमीशन नाम पड़ गया। अब इस हंटर कमेटी ने कुछ नहीं किया, इस हंटर कमेटी ने भी कड़ी निंदा की, ठीक है। हंटर कमेटी ने कहा कि यार ये तो मतलब ठीक है, मानते हैं हमारी गलती है, और डायर भाई तुमने क्यों ऐसा किया, बताओ यार, कोई ऐसा करता है क्या, तो बहुत गलत बात है। तो डायर से बस इतना पूछा, और डायर जो है भाई साहब भाग गए यहां से, इंडिया से छोड़ के कुछ टाइम के बाद चले गए, ठीक। अच्छा, अब गांधी जी कहते हैं कि ये जो तुमने किया है, हंटर कमेटी का जो अपॉइंटमेंट किया है, ये एक तरीके से व्हाइट वॉश माना जाएगा। क्या माना जाएगा दोस्त? व्हाइट वॉश, मामले को रफा दफा करना। इसके बाद गांधी को यह फील होने लगा कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तब अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि खिलाफत मूवमेंट को कांग्रेस ने चलाया। नहीं, खिलाफत मूवमेंट को कांग्रेस ने नहीं चलाया, खिलाफत मूवमेंट चलाया जा रहा था मुस्लिम्स के द्वारा, ठीक है। तो दुनिया भर के जितने भी मुसलमान थे, चाहे इंडिया के हो चाहे बाकी कहीं के भी हो, तो सारे मुस्लिम्स अपने खलीफा के सपोर्ट में उतर आए थे और वो मूवमेंट चला रहे थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में खिलाफत मूवमेंट था, दुनिया भर में कई सारे खिलाफत मूवमेंट चल रहे थे। तो इसलिए हम इसको खिलाफत का मुद्दा, खिलाफत इशू भी कहते हैं। अब गांधी को लगा कि अगर एक और आंदोलन यहां पे स्टार्ट कर दिया जाए खिलाफत को सपोर्ट करते हुए, तो जो मुस्लिम्स हैं वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। तो इससे होगा ये कि इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ मिलकर के एक कॉमन एनिमी जो कि ब्रिटिशर है उसके अगेंस्ट लड़ाई करेंगे।
और जो देश के अंदर इंपैक्ट होगा वो अभी ज्यादा बड़ा होगा। बिकॉज गांधी को भी बहुत समझ में आ गया था बहुत अच्छे से कि यार बिना हिंदू मुस्लिम को साथ लाए यहां पे बिल्कुल भी आप बड़ा आंदोलन नहीं कर पाओगे। राइट, चलिए, एंड दैट इज द रीजन हम क्या देखते हैं यार कि यहां पे मुस्लिम पार्टिसिपेशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे फटाफट से। चलो, तो पहले एक बार खिलाफत इशू के बारे में लिख लेते हैं कि खिलाफत इशू का था क्या, है ना, क्या क्या हुआ था खिलाफत इशू में। चलिए पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे सारे बालक कि ऑटोमन टर्की वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन टर्की लॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर क्या हुआ भाई कि जो ऑटोमन टर्की था हमारा, इट लॉस्ट द वॉर। इसको लास्ट टॉपिक रखेंगे आज। ठीक है, ऑटोमन टर्की लॉस्ट द वॉर। ठीक है, कि ऑटोमन टर्की क्या हुआ यहां पे, युद्ध हार गया, वॉर हार गया आपका। ठीक है, अब जब वॉर हार गया तो रिजल्ट बहुत सिंपल था कि ब्रिटेन इस पे ट्रीटी इंपोज कर रहा था, एक संधि कर रहा था इनके साथ, जिसके थ्रू क्या होगा कि जो पावर्स हैं तुर्की के सुल्तान की वो यहां पे छीन ली जाएंगी। ठीक है, जिनको आप खलीफा भी कहते हैं। राइट, चलिए, तो इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट सिंपल है दैट ब्रिटेन वॉज, रिजल्ट सिंपल है दैट ब्रिटेन was imposing a treaty on, ठीक है लिख लेते हैं बड़ा बच्चे, दैट ब्रिटेन वाज ट्रीटी imposing a treaty that would take away, इसको डायरेक्ट लिख सकते, that would take away, that would take away the powers of खलीफा। ठीक, खलीफा मतलब सुल्तान ऑफ टर्की या फिर रूलर ऑफ टर्की। ठीक है, रूलर कह लीजिए या फिर आप सुल्तान कह लीजिए ऑफ टर्की। तो भाई साहब जो तुर्की के सुल्तान थे उनके लोग क्या कर रहे थे, पावर्स को यहां पे छीन ले रहे थे, खासकर उन इलाकों में भी जहां पे मैंने बताया आपको कि मुस्लिम डोमिनेटिंग पॉपुलेशन ज्यादा है। और जो खलीफा साहब थे हमारे वो क्या थे, रिलीजियस लीडर भी थे, किसके, मुस्लिम्स के। खलीफा ऑल्सो द रिलीजियस लीडर ऑफ, ऑल्सो द रिलीजियस लीडर ऑफ, ठीक है, लीडर ऑफ मुस्लिम्स, रिलीजियस लीडर कह लीजिए, स्पिरिचुअल हेड कह लीजिए, आप दोनों के तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आप कह सकते हैं मुस्लिम्स या फिर इस्लाम, मतलब कैसे भी लिख लो यार, सिमिलर चीजें ही है ना, सिमिलर रिलीजन ही इनफैक्ट, है ना। चलिए, तो खलीफा क्या है भाई, इनके लीडर भी हैं, इनके मुस्लिम्स के लीडर भी हैं, इनके इस्लाम के जो है आपके स्पिरिचुअल हेड भी हैं। अच्छा, अब क्या हो जाता है कि जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट्स में, किसको सपोर्ट करने के लिए, खलीफा को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और इसी को आप जो है खिलाफत कहते हैं। राइट, चलिए, तो मूवमेंट स्टार्टेड in different parts of the world, in different parts of the world, ठीक है, टू सपोर्ट खलीफा, टू सपोर्ट खलीफा। डन, चलिए, तो भाई खलीफा को सपोर्ट करने के लिए क्या होता है बेटा, यहां पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है वर्ल्ड के अंदर, इनफैक्ट, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में खलीफा को सपोर्ट करने के लिए। एज अ रिजल्ट आप देखोगे यहां पे कि इसको आप क्या कह सकते हैं, दूसरी भाषा में खिलाफत का मूवमेंट भी कह सकते हो। तो खिलाफत को भाई कांग्रेस ने स्टार्ट नहीं किया था, बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि कांग्रेस ने स्टार्ट किया था खिलाफत, नहीं, इट वाज नॉट द कांग्रेस। ठीक है, अब चलिए, भारत में भी अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट जो आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ है ना, उससे भी पहले खिलाफत कमेटी ऑलरेडी एक्टिव थी। अब कई बार जब हम इंडियन नेशनल स्ट्रगल की बात करते हैं हमें लगता है कि सिर्फ कांग्रेस ही एक मूवमेंट चला रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इंडियन नेशनल स्ट्रगल की अगर आप बात करेंगे, भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे, तो एक समय पे भारत में बहुत सारे टाइप के मूवमेंट चल रहे थे, जिसको चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशंस अलग थे, ग्रुप्स अलग थे, संगठन अलग थे। सिर्फ जो फेमस ज्यादा है वो कांग्रेस वाला मूवमेंट ज्यादा है। ठीक है, कि कांग्रेस लीड कर रही है ना, तो बहुत सिंपल है यार कि मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस का ही आंदोलन चल रहा है, सिर्फ एक ही टाइप का मूवमेंट चल रहा है, पूरे इंडिया में बहुत तरीके के मूवमेंट चल रहे थे, बहुत तरीके के, बहुत सारे अलग अलग लोग उसको लीड कर रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा मत समझना कि एनसीईआरटी में इस चैप्टर में सारे इवेंट्स एकदम डिटेल वाइज है,
या एकदम सीरियल वाइज लगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक समय जो आपका साल है 1919, उसमें बहुत सारी चीजें हो रही है। पंजाब के अंदर अप्रैल में जलियांवाला बाग कांड है, या इससे पहले बॉम्बे में मार्च के अंदर आप देखेंगे तो खिलाफत कमेटी बनाई जा रही है। तो ऐसे कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं, राउलेट एक्ट आ जा रहा है आपका मार्च के अंदर, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल इवेंट्स चल रहे हैं एक ही साल के अंदर पूरे भारत के अंदर, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा समझ के चलेगा। डन, चलिए लिख लेते हैं फटाफट से कि भारत में क्या हुआ भैया, इंडिया में क्या हुआ कि खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म, इंडिया में खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म ठीक है, खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म इन मार्च 1919, ठीक है, इन मार्च 1919 इन बॉम्बे। डन, तो जिसको अभी हम मुंबई कहते हैं बच्चे, है ना, तो जमाने में इसका नाम बॉम्बे था। तो बॉम्बे के अंदर मार्च 1919 में क्या होता है, खिलाफत कमेटी का यहां पे गठन होता है, ठीक है। एंड यहां पे अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो खिलाफत मूवमेंट है उसको लीड किया था बड़े दो जबरदस्त नेता हुआ करते थे उस जमाने में, बड़े यंग नेता, ठीक है। इनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली बेटा यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, जिन्ना अलग है, ठीक है, जिन्ना अलग है, इनको हम अली ब्रदर्स कह के बुलाते हैं। तो जिन्ना इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी, ये वाले मोहम्मद अली अलग है, ठीक है। चलिए, तो खिलाफत मूवमेंट को लीड कौन कर रहा है, लेड बाय अली ब्रदर्स, इनको आप कहते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिनको आप पॉपुलरली अली ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड अली ब्रदर्स, ठीक है, नोन एज अली ब्रदर्स। तो इनको अली भाइयों के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है इनका सरनेम सेम है, तो इनको कहते हैं ना अले अली भाई, अली भाई, अली भाई ऐसा करके, ठीक है। तो अली ब्रदर्स के नाम से भी ये लोग जो है आपके अपने फेमस है। डन, तो ये तो था आपका खिलाफत का इशू, खिलाफत का मूवमेंट। डन, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमन टर्की यहाँ पे वॉर आपका हार जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है बेटा यहाँ पे कि ब्रिटेन क्या करता है, उसके ऊपर एक संधि लगा देता है, एग्रीमेंट लगा देता है, जिससे खलीफा की पावर्स को यहाँ पे छीन लिया जाएगा, ठीक है। खलीफा कौन है, सुल्तान ऑफ तुर्की है ना, जो कि खासकर इस्लामिक हेड भी माने जाते हैं इस्लाम के। एंड एज ए रिजल्ट जितने भी दुनिया भर के मुसलमान हैं वो इनके सपोर्ट में उतार आते हैं। तो भारत में भी इनके सपोर्ट में खिलाफत मूवमेंट चलाया जाता है बच्चे। खिलाफत कमेटी बनाई जाती है मार्च 1919 बॉम्बे के अंदर, और यहां पे जो लीडर्स थे आपके वो कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। आई बात समझ में? चलिए, अब यहां पे देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपके साथ करूंगा फिलहाल, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आज के सेशन को ना यहीं तक रखेंगे, और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट पढ़ेंगे, टाउन्स के अंदर कैसे हुआ था पूरा मूवमेंट उसके बारे में बात करेंगे, है ना, एंड टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस की बात करेंगे। डन, चलो, तो हमने क्या देखा अभी तक? अभी तक हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली, जलियांवाला बाग पढ़ लिया, रॉलेट सत्याग्रह पढ़ लिया, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट पढ़ लिया। चलिए अब आइए क्वेश्चन करते हैं फटाफट, चले अच्छा क्वेश्चन सवाल करते हैं। अगर आप देखोगे तो गांधी ने किताब लिखी थी हिंद स्वराज नाम की 1909 में, और इस किताब में गांधी लिखते हैं कि यार ब्रिटिशर्स जो है भारत में इसलिए आके रहने लगे बिकॉज हमने इनको कॉपरेट किया। और ये बात बिल्कुल सही भी है, जब ब्रिटिश भारत में आप देखो मुगल के जमाने से ब्रिटिशर्स जो है परमिशन लेने आ गए कि मालिक हमको एक फैक्ट्री लगाने दीजिए, हमको मुगल बादशाह एक फैक्ट्री हम लगाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। मुगल बादशाह को लगा ठीक है हबीबी, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा आप लोग को अपना कल्चर मेंटेन करके चलना चाहिए, हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इतने शातिर लोग थे कि भैया इन्होंने पहला फैक्ट्री लगाने की परमिशन लिया कि थोड़ा ट्रेडिंग करने दीजिए, व्यापार करने दीजिए, फिर धीरे धीरे फैक्ट्रियां और लगाने लगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाने लगे, और धीरे धीरे करके आप देखोगे कि राजाओं में लड़ाई लगवाने लगे। बेटा ये पड़ोस की वो आंटी है, मैं सही बता रहा हूं, ध्यान सुनना, ब्रिटिशर्स पड़ोस की वो आंटी है जो पूरे मोहल्ले में लड़ाई लगवा करके मजे लेती है। इनका एंटरटेनमेंट का साधन ही मोहल्ले का बिग बॉस है बेटा, समझ रहे ना। एक बिग बॉस नामक शो आता है जिसको बिना दिमाग के लोग देखते हैं, फैक्ट है बहुत चीज, ठीक है, सही बता रहा हूं। तो उसमें जो पार्टिसिपेंट आते हैं बेटा उनके में भी दिमाग नहीं होता, बहुत सिंपल सी बात है, और जो लोग उसको बड़े दिलो जान से देखते हैं बच्चे उनमें भी दिमाग की थोड़ी कमी होती है, ठीक है। तो बिग बॉस नाम का शो आता है, देखो सब फैक्ट बात है, जिसपे काम धंधा होता है वो बिग बॉस नहीं देखता, ठीक है। और जिनके पास कोई जीवन में कोई एम नहीं बचा होता कि यार अब जीवन ही बेकार हो गया, वो सब बिग बॉस देख रहे होते हैं, ठीक। चलिए फैक्ट है यार, बहुत बड़ा फैक्ट है भाई ये। चलो फिलहाल हम बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कितने कई बार रील्स या शॉर्ट्स आ रहे होते हैं, एक ना एक आदमी उस शो में चिल्ला ही रहा होता है, फालतू में चिल्ला रहा होता है, ऐसे कर चिल्ला ही रहा होता है, कोई लेना देना नहीं, वो चिल्ला ही रहा होता है। अब अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स का भी हालात बिल्कुल ऐसा ही है, ब्रिटिशर्स भी बिल्कुल ऐसे ही। ब्रिटिशर्स ने एक बात समझ ली थी भारत में कि इंडियन रूलर्स के बीच में यूनिटी नहीं है, इंडियन रूलर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे की ही
किंगडम पे हड़पने के चक्कर में रहते हैं, एक दूसरे का किंगडम कब्जा करने में रहते हैं। तो ब्रिटिश क्या करता था, ध्यान सुनिए, अब ब्रिटिश मान लीजिए 2 राजा हैं, एक राजा इधर एक राजा इधर, तो ब्रिटिश क्या करता था, एक राजा को भड़काता था, अरे यार तुम्हारा राजपाट छीनने की बात कर रहा था, हाँ कह रहा था रात में हमला करेंगे, अच्छा इससे पहले ये हमला करे तुम ही हमला कर दो। अब ये क्या हुआ भैया, राजा आ गया, राजा ने चेक भी नहीं किया, राजा ने हमला कर दिया। अब एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे क्या राजाओं के बीच में दुश्मनी हो जा रही है। मजे कौन ले रहा है, ब्रिटिश ले रहा है। अब जिस राजा को ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया, भाई राजा तो यही मानेगा ना कि ब्रिटिशर हमारे बहुत सगे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, चलो इनको और बेनिफिट्स दे देते हैं। तो ऐसे कर करके इन्होंने क्या किया, पूरे भारत के ऊपर कब्जा जमा के बैठ गए। और यही बात गांधी ने अपनी किताब में कही है हिंद स्वराज में, कि ब्रिटिशर्स भारत में इसलिए कब्जा जमा पाए बिकॉज हमने इनको कॉपरेट किया, हमने इनको करने दिया। अगर हम यहां यूनाइट कर गए होते, अगर हम यहां पे अभी भी रिफ्यूज करते हैं कॉपरेट करने से, तो ब्रिटिश एम्पायर गिर जाएगा और स्वराज अचीव हो जाएगा। स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस अचीव हो जाएगी, यहां पे सेल्फ रूल अचीव हो जाएगा, हम अपने आप को खुद से रूल यहां पे कर पाएंगे। तो यहां पे क्या कहा गया, सिंपल सी भाषा में गांधी ने यही कहा कि हमने कॉपरेट किया इसलिए ब्रिटिश यहां पे है, एंड अगर हम कॉपरेट करना बंद कर देते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य गिर जाएगा और इंडिया यहां पे स्वराज पालेगा, यानी फ्री हो जाएगा। राइट, चलिए, तो बहुत सारी बच्चों से बातें यहां पे की हैं। चलिए आइए क्वेश्चन के अंदर। तो ये इसलिए किया जाता था ताकि इंडियंस के अंदर भी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट वगैरह बनी रहे ब्रिटिशर्स को लेकर के या ब्रिटिश सरकार को लेकर के। राइट, अब गांधी यहां पे कहते हैं, गांधी क्या कहते हैं, गांधी नंबर 1, पहला पॉइंट लिखेंगे यहां पे नंबर 1। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि गांधी सेड द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। ठीक है, शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। ठीक है, जो आपका मूवमेंट होना चाहिए बेटा कैसे होना चाहिए, हमेशा स्टेजेस में होना चाहिए। चलिए तो लिख लेते हैं भाई, इसके 3 स्टेजेस क्या थी, 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस क्या थी। नंबर 1, चलो लेट्स टॉक अबाउट कि भाई 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस यहां पे क्या थी। चलिए, तो देखिए सबसे पहली स्टेज थी, स्टेज नंबर 1 जिसे आप कह सकते हैं, है ना, स्टेज नंबर 1 ये थी सरेंडर ऑफ द टाइटल्स। ठीक है, तो गांधी ने कहा कि मूवमेंट किससे स्टार्ट होना चाहिए, दैट इज जितने भी टाइटल्स यहां पे ब्रिटिश सरकार ने दिए हुए हैं उन सारे टाइटल्स को आपको क्या करना है, सरेंडर कर देना। टाइटल्स मतलब खिताब कहते हैं हिंदी के अंदर, इसको हम खिताब कह सकते हैं या सम्मान कह सकते हैं, कि जितने भी टाइटल्स, जितने भी अवार्ड्स यहां पे ब्रिटिश सरकार ने दिए हैं उसको सबको सरेंडर कर दीजिए, मतलब वापस दे दीजिए ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, दूसरा है बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स, जितने भी फॉरेन गुड्स हैं, फॉरेन सामान है, सबका विरोध करना है। गवर्नमेंट जॉब्स का विरोध करना है, जैसे सिविल सर्विसेज हो गई, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, है ना, लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस छोड़ करके आ जाइए सरकारी कोर्ट से, तो इसको कहते हैं सर्विसेज का बॉयकॉट करना। तो गांधी ने क्या कहा, गांधी ने दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कही कि भैया बॉयकॉट ऑफ सर्विसेज। बॉयकॉट का मतलब होता है पूर्ण रूप से जब आप विरोध करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, बॉयकॉट का मतलब होता है जब आप पूर्ण रूप से किसी चीज का विरोध करते हैं कि भाई आपको ये करना ही नहीं। ठीक है, तो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, जितने भी फॉरेन गुड्स थे, फॉरेन का सामान था, ठीक है, जो भी ब्रिटेन से बन के आ रहा था, उस सब का आपने विरोध करना है, फॉरेन गुड्स का। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स हो गई हमारी, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स थी, कौन कौन सी सरकारी जॉब्स, जैसे सिविल सर्विसेज हो गई। ठीक है, सिविल सर्विसेज यानी जो आज के जमाने में इसको आप IAS IPS कहते हो, उस जमाने में भी थी। ठीक है, फिर इसके अलावा आपके लाइक लॉयर्स वगैरह को बोला कि आप लीव द कोर्ट। ठीक है, लॉयर्स हो गए आपके, है ना, तो इनको बोला कि भाई लीव द कोर्ट्स, लीव द गवर्नमेंट कोर्ट, की सरकारी जो आपके अदालत हैं इनको यहां पे छोड़ के आ जाइए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जॉब्स हर तरीके की, सिविल सर्विसेज, कोर्ट से रिजाइन दे देना, है ना। फिर इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको छोड़ के आ जाना कि लीव गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, चलिए, सो बॉयकॉट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। तो जितने भी सरकारी चीजें हैं, जितनी भी सरकारी चीजें हैं, सबको यहां पे बॉयकॉट करना है। क्या करना है भाई, यहां पे सबको यहां पे क्या करना है बच्चों, बॉयकॉट करना है। डन। सो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, गवर्नमेंट जॉब्स लाइक सिविल सर्विसेज, लॉयर्स को बोला कि सरकारी कोर्ट छोड़ करके आ जाइए, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सब चीजों का यहां पे क्या किया जा रहा है बेटा, बॉयकॉट किया जा रहा है, पूर्ण रूप से विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहते हैं कि अगर सरकार ने किसी के ऊपर भी बल प्रयोग किया, मतलब डंडा लेके सरकार अगर किसी के पीछे दौड़ी, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर देंगे। तो यहां पे 3 स्टेजेस क्या हुई, नंबर 1 पहला है सरेंडर ऑफ द टाइटल्स, दूसरा है यहां पे बॉयकॉट करना, यानी पूर्ण रूप से कंप्लीट तरीके से बेटा अपोज करना, रिफ्यूज करना, विरोध करना, किसका, फॉरेन गुड्स का, सरकारी जॉब्स का लाइक सिविल सर्विसेज, लॉयर्स को बोल दिया कि सरकारी कोर्ट छोड़ के आ जाइए, गवर्नमेंट स्कूल्स का, कॉलेजेस का, तो जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं सबको आप यहां बॉयकॉट कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन
फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन इफ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू यूज फोर्स, ठीक है, इफ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू यूज फोर्स, फोर्स का मतलब होता है बल का प्रयोग करना, ठीक है, इफ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू यूज फोर्स। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या हो जाता है बेटा, यहां पे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सरकार जो है अपनी आदत से मजबूर है ना, सरकार के लिए सिंपल सी बात है कि सरकार जो है अपनी आदत से मजबूर है, जहां इंडियंस कुछ भी करते हैं, जहां पे भी इंडियंस यहां पे आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार लेके खड़ी हो जाती है डंडा, कहती बेटा किया कैसे तुमने, इधर आओ रे, इधर आओ, ए इंडियन इधर इधर आवा, सीख गए भोजपुरी, सिखा दी बेटा, सिखा दी एकदम बढ़िया देसी भाषा सिखा दी अंग्रेजों को, यार इधर आवा रे इंडियंस, इधर आवा, बहुत बहुत विरोध करता है तुम्हारा गेस्ट है, बॉयकॉट करेगा, हमारा कपड़ा बॉयकॉट करेगा, तुम रुको, अभी हम झंडा बजाएगा तुम्हारे, रुको, अब झंडा लगाएगा तुम्हारे, विरोध करता, बॉयकॉट करता हमारे कपड़ा को, नुकसान हो रहा है हमारा इंग्लैंड लोग का, क्या कर रहा है तुम। चलो तो सिंपल सी बात है, तो गांधी जी कह रहे हैं अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि जो अंग्रेज है यहां पे क्या कर रहे हैं, अंग्रेज अगर आपको फॉर एग्जाम्पल बल प्रयोग करते हैं, फिजिकल फोर्स का यूज करते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है भैया, फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देना। आई वसन में फुल सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है दोस्त कि आप अभी लॉस को यहां पे तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, डन। तो ये नॉन कॉपरेशन में ना आप कॉपरेट करने से मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम आसानी से किसी चीज को मानेंगे नहीं, आप ये नहीं कह रहे हैं कि भैया हम जो है सरकार के लॉस को तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन का, कि नॉन कॉपरेशन में आप किसी चीज को ना आसानी से मानने से मना कर देते हैं, और सिविल डिसोबीडियंस के अंदर आप क्या करते हो, कानूनों को तोड़ना स्टार्ट कर देते हो। ये छोटा सा डिफरेंस हम सबको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पे अब एक कहानी आती है सर, डिफरेंट स्ट्रैंड्स इन द मूवमेंट या डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो देखिए स्ट्रैंड्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रैंड्स का मतलब होता है मेरे दोस्त कि एक ही बड़े आंदोलन के अंदर कई सारे अलग अलग किरदार, कई सारे अलग अलग पार्ट्स। अगर आप एनसीएम या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं तो यहां पे हमको तीन तरीके से ये मूवमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले शहरों के अंदर, टाउन्स के अंदर, उसके बाद कंट्री साइड यानी गांव के अंदर, और तीसरा हम बात करेंगे प्लांटेशन में काम करने वाले यानी बड़े बड़े कमर्शियल खेतों में काम करने वाले वर्कर्स के लिए जो स्वराज का मतलब था, नॉन कॉपरेशन का मतलब था, वो क्या था। तो यहां पे तीन मुद्दे अपने को डिस्कस करने इन द टॉपिक डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन बहुत क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आता भी है। चलिए इसकी बात करेंगे फटाफट से कि डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, ठीक है। चलिए डन। चलो कि भाई डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। अच्छा अब अगर हम लोग यहां पे देखें बच्चों, सारे बच्चे रेडी हो जाइए जल्दी से फटाफट से। तो लेट्स टॉक अबाउट कि तीन डिफरेंट स्ट्रैंड्स क्या थे। देखिए जब भी आप कभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं, नॉन कॉपरेशन खिलाफत की बात करते हैं, तो यहां पे हम तीन तरीके से इस मूवमेंट को देखते हैं। सबसे पहला आता है बेटा द मूवमेंट इन द टाउन्स, ठीक है। तो आपका पॉइंट नंबर एक क्या है बच्चे, दैट इज मूवमेंट इन द टाउन्स, यानी शहरों के अंदर जो है आपका ये मूवमेंट कैसा था, ठीक है, इसको हम कहते हैं मूवमेंट इन द टाउन्स, ठीक है। दूसरा हम यहां पे बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे यहां पे गांव, जिसको आप कंट्री साइड कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। दूसरा हम किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बच्चे बात करेंगे गांव के बारे में, जिसे आप क्या कहते हैं मेरे दोस्त, आप कहते हैं कंट्री साइड। तो मूवमेंट इन द कंट्री साइड, अब कंट्री साइड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दो अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स। पहला मूवमेंट जो कि चलाया था हमारे आप कह सकते हैं बड़े प्यारे प्यारे किसानों में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और ऐसे करके लिख लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मूवमेंट, चलिए ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं तो अपने पास स्पेस हो जाएगी, ठीक है। हाँ अब सही है, मामला सॉर्टेड है। तो दूसरा है मूवमेंट इन द कंट्री साइड। अब देखिए कंट्री साइड का मतलब होता है मेरे दोस्त यानी गांव का इलाका, ठीक है, बिहड़ों का इलाका, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंट्री साइड, ठीक है। विलेज साइड आप कह लीजिए या फिर आप कंट्री साइड कह लीजिए, डन। अब यहां पे अगर आप देखोगे बेटा तो यहां पे आपको ना दो मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। नंबर वन, पहला मूवमेंट आपका कहलाता है दैट इज अवध पीजेंट स्ट्रगल। अवध का जो इलाका है उत्तर प्रदेश के, आज के टाइम का उत्तर प्रदेश का लखनऊ उसके आसपास का इलाका मान लीजिए, तो वहां के जो फार्मर्स हैं है ना, उन्होंने अपना एक बड़ा जबरदस्त आंदोलन चलाया था जिसे आप अवध पीजेंट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा जो था बेटा ये था आपका ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है, यानी जितने भी हमारे आदिवासी लोग थे कहां के, आंध्र प्रदेश के, ट्राइबल मूवमेंट कहां का, गूदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहां पे हम बच्चे दो यहां पे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स की यहां बात करने वाले हैं कि गूदम हिल्स इन आंध्र प्रदेश का एक ट्राइबल मूवमेंट जिसको लीड किया था अलूरी सीताराम राजू ने, और हमारा अवध के इलाके का जिसे आप कहते हैं द अवध पीजेंट स्ट्रगल, ठीक है।
तो अवध पीजेंट स्ट्रगल कह लीजिए, अवध के किसानों का स्ट्रगल कह लीजिए, और दूसरा आप कह सकते हैं ट्राइबल्स यानी आदिवासियों का जो स्ट्रगल था गोदा मिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में, उसको बताएंगे हम लोग कंट्री साइड वाले एस्पेक्ट के अंदर, ठीक है। चलिए, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आता है दैट इज द मूवमेंट इन द प्लांटेशंस या स्वराज इन द प्लांटेशंस, आप कैसे भी इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, जिससे कि अपने को पढ़ने में बेटा और ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। चलिए, तो ये तीन अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं किसके, विद इन द मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो यहां पे एनसीएम डाल देता हूं भाई, यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डन। चलिए, तो हमने क्या देखा कि यार हम तीन अलग अलग तरीके से मूवमेंट्स को देखेंगे। नंबर वन, पहला हम बात करेंगे शहरों की, जिसे आप कहते हैं मूवमेंट इन द टाउन्स। दूसरा हम बात करेंगे गांव की, जिसे आप कहते हैं कंट्री साइड, ठीक है। और गांव में आपको दो अलग अलग तरीके का जो है मूवमेंट देखने को मिलेगा, एक अवध के इलाके में यानी उत्तर प्रदेश उसके आसपास वाले इलाके में फार्मर्स का स्ट्रगल, और एक आंध्र प्रदेश के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों का स्ट्रगल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। और तीसरा हम बात करेंगे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे आसाम के, खास करके आसाम का जो प्लांटेशन है वहां पे काम करने वाले जो वर्कर्स थे, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, उनके लिए इस मूवमेंट का मतलब क्या था, ये डिस्कस करोगे आप थर्ड वाले स्ट्रगल के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत क्रूशियल है, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है या फिर आपसे 5 नंबर का सवाल भी यहां पे पूछ सकता है, तो तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा, दोनों तरीके के सवाल आपसे क्वेश्चन करेगा। और थोड़ी देर में पोल तो मैं करूंगा आपसे असर्शन रीजन, ठीक है। चलिए, तो नंबर वन, आइए पहली बात करते हैं मूवमेंट इन द टाउन्स की। भाई साहब, मूवमेंट जो था टाउन के अंदर कितना जबरदस्त था और कितना नहीं था। चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि भाई मूवमेंट इन द टाउन्स। चलो, तो भाई बढ़िया सा गोला बना लेते हैं यार। गोला इसलिए जरूरी है क्योंकि बढ़िया से लिख देंगे, इसके अंदर मजा आ जाएगा जीवन में, है कि नहीं। चलिए, बहुत सारे बच्चा बेटा मजे ले रहे हो तुम लोग चैट पे, हैं जीवन के मजे ले रहे हो चैट के ऊपर, दिख रहे हो मेरे को, देख रहे हो, मतलब मैं बोल नहीं रहा हूं पढ़ाते टाइम, तो मतलब तुम जीवन के सारे मजे यहीं ले लोगे चैट के ऊपर, है। स्नैपचैट बना दिया तुमने इसको, इंस्टाग्राम की आइडिया मांगी जा रही है, फेसबुक की आईडी मांग रहे हैं लोग, क्या चल रहा है भाई, दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है। और बेटे की आंख छोटी है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्या करेंगे तुम्हें फॉलो करके बताओ, तुम इंस्टा आईडी डाल भी दोगे, हम क्या करेंगे तुम्हें फॉलो करके। एक एक काम की बात तुम कर रहे हो तो समझ में आता, तुम क्या बताओगे बताओ, भारत की जीडीपी कैसे बढ़ानी है, प्रधानमंत्री मोदी अगली बार भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, ये बताओगे, या फिर दुनिया तबाह कब होगी तुम ये बताने वाले हो, या भगवान स्वयं कब आने वाले हैं तुम्हें बुद्धि प्रदान करने, तुम ये बताओगे। इन चारों में से अगर कुछ एक भी चीज तुम यहां बता रहे हो तो बताओ भाई, मैं खुद फॉलो कर लूंगा तुम्हें। और बताओ, इन चारों में से एक 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 चीज तुम अगर बता रहे हो, अलग ही प्रमोशन चल रहा है। फॉलो मी ऑन दिस गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज हम देखेंगे एक दिन में पास कैसे होते हैं गाइज। कुछ मत करिए, सिंपल सो जाइए, आप बाकी भगवान जी संभाल लेंगे। भगवान कह रहे बेटा मैं कुछ नहीं संभालूंगा, तुम्हारे कर्म है, तुम भुगतोगे इसको। आई बात समझ में, ये इनका अलग चल रहा है। हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। क्या यार, ऐसा थोड़ी होता है। चलो, मतलब बच्चे ना अलग ही, एकदम अलग ही, समझ रहे हो। चलो आगे बात करते हैं, पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, कह रहा हूं भैया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कह रहा है। अरे सर सब सही है, कोई जीवन में टेंशन नहीं है, चलो पढ़ लो यार, ऐसे मत क्या करो। चलो आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। ओके, चलो। सो जब हम बात करते हैं भाई मूवमेंट इन द टाउन्स की, तो देखो अब क्या था कि भैया मैंने आपको बताया ना कि हमारे बच्चे किसी भी प्रकार का आंदोलन हो तुरंत छोड़ छाड़ के सब भाग आते हैं। अब यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो जो मूवमेंट था इसको लीड करने वाली थी एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। तो लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 1 कि मूवमेंट इन द टाउन वॉज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, ठीक है। कि मूवमेंट इन द टाउन वॉज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, ठीक है। तो भाई जो हमारे एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने क्या किया बेटा, इस मूवमेंट को यहां पे लीड करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि स्टूडेंट्स ने क्या किया, आप देखो लोगों का रिस्पांस कैसा है। ये आ गए बेटा बालक हमारे, जहां अरे गांधी जी से सबसे ज्यादा खुश तो बच्चे ही हैं। गांधी जी हर बार कोई आंदोलन चला देते हैं, स्कूल बंक करने का चांस मिल जाता है, गए क्वेश्चंस एग्जाम सब कोने के अंदर गया है ना। पहले आंदोलन करेंगे, आंदोलन जरूरी, देश पहले पेपर बाद में, बात खत्म। पढ़ाई लिखाई सब बात की बात है, देश पहले, देखो है ना। सबसे ज्यादा देशभक्ति बच्चों के अंदर दिखाई दे रही है हमको, क्यों भाई, देखो सिंपल सी बात है, स्टूडेंट्स ने क्या किया, स्कूल्स एंड कॉलेजेस छोड़ के आ गए। तो लिखिए पहला पॉइंट कि स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, मजा ही आ गया बच्चों के अंदर, गांधी जी वाह गांधी जी, एक दो आंदोलन और कर लो पास हो जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। कि स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, विद्रोह में कि भैया हम नहीं पढ़ेंगे, ब्रिटिश संस्थान में नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे क्लास, नहीं देंगे ब्रिटिशर्स का एग्जाम,
स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बेटा गांधी जी भी मेरे को लगता है ना कहीं बहुत मासूम थे यार, ये स्कीम समझ ही नहीं पा रहे बच्चों की, कह रहे हैं अरे बहुत बढ़िया चीज है। ठीक, तो स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अच्छा दूसरी बात अगर आप देखोगे, टीचर्स एंड हेडमास्टर रिजाइन, पहली बार हो रहा है बेटा, टीचर साथ दे रहा है इस चीज में। ठीक है, तो टीचर्स एंड हेडमास्टर्स रिजाइन, क्या बात है, मजा ही आ गया भाई कि टीचर्स ने और हेडमास्टर्स ने क्या किया, यहाँ पे प्रिंसिपल ने भी रिजाइन मार दिया। बच्चे डबल खुश, कह रहे क्या बात है, एग्जाम का सिस्टम ही खत्म कर दिया, क्या बात है, गांधी जी का सिस्टम है भाई। तो टीचर्स एंड हेडमास्टर्स रिजाइन, अब ना रहेंगे टीचर्स, ना रहेंगे हेडमास्टर्स, ना रहेंगे स्टूडेंट्स। जब सारे ही लोग रिजाइन मार के चले जाएंगे यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, स्कूल आपका बंद पड़ जाएगा, स्कूल ठप पड़ जाएगा। और यही तो गांधी जी चाहते हैं कि इकोनॉमिक टर्म्स पे यहाँ पे चोट पहुंचे ब्रिटिशर्स को। इनके जब संस्थान बंद हो जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाएंगे, तब इनको रिग्रेट होगा, फील होगा कि हमने क्या किया है, गलत किया है इंडियंस के साथ। पूरे जोर शोर से जो है टीचर, प्रिंसिपल, बच्चे सब लगे पड़े हैं सब करने में। ठीक है, यानी आंदोलन करने में, ऑब्वियस सी बात है यार बच्चे। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो लॉयर्स थे ये भी छोड़ छाड़ के आ गए। लॉयर्स ने कहा कि भैया हम सरकारी कोर्ट्स अब नहीं जाएंगे, सरकारी अदालतों में हम अपना काम धाम नहीं करेंगे। तो लॉयर्स गिव अप देयर प्रैक्टिसेस। कितनी प्यारी बात है ना, कितनी बढ़िया बात है यार, अच्छा लगा मेरे को देख करके। तो लॉयर्स गिव अप देयर प्रैक्टिसेस। तो भाई यहां पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं, क्या हो रही हैं बच्चों, नंबर वन कि इस पूरे मूवमेंट को लीड कौन कर रहा है, इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे हैं एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। अगर आप यहां पे कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो स्टूडेंट्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस को छोड़ दिया, टीचर्स और हेडमास्टर्स ने रिजाइन दे दिया, लॉयर्स ने सरकारी जो अदालतें थे, सरकारी कोर्ट्स थे, उनमें यहां पे काम करना बंद कर दिया। तो इन्होंने कहा सिंपल सी बात है, हम यहां पे काम नहीं करेंगे। तो लॉयर्स दे गिव अप देयर प्रैक्टिसेस। ठीक है, आगे लिख लेते हैं, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, बढ़िया और कुछ कलर लेते हैं मस्त सा। चलिए, तो कलर बहुत बढ़िया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। चलिए पॉइंट नंबर 3 लिखते हैं यहां पे। तो पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है बेटा, यहां पे पॉइंट नंबर 3 कहता है कि फॉरेन गुड्स को यहां जला दिया गया, कि फॉरेन गुड्स वर बर्न्ड। देखो कोई भी आंदोलन हो, फॉरेन गुड्स को यहां पे जलाना मैंडेटरी था उस टाइम पे, बिकॉज ये ब्रिटिश को हेल्प करते थे कहीं ना कहीं ना, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ये कपड़े बिकेंगे तो यहाँ पे पैसा किसके पास आएगा, ब्रिटिश के पास ही आएगा। तो फॉरेन गुड्स वर बर्न्ड, इनको जला दिया गया, सिंपल सी बात है। एंड लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। अब पिकेट करने का मतलब क्या होता है समझिएगा, कि फॉरेन गुड्स को जला दिया गया और लिकर शॉप्स को यहां पे पिकेट किया गया, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। तो पिकेट करने का मतलब होता है जब आप किसी भी दुकान की या किसी भी इंस्टीट्यूशन की यहां पे एंट्री को ही ब्लॉक कर देते हो। ठीक है, पिकेटेड का मतलब होता है ब्लॉक दी एंट्री, कि आपने क्या किया, कोई भी स्टैब्लिशमेंट है, कोई भी दुकान वगैरह है, कुछ भी है, उसकी आप एंट्री को क्या कर रहे हो, उसकी आप एंट्री को यहां पे ब्लॉक कर दे रहे हो। आई बात समझ में। चलिए, अब ये जरूरी क्यों है, अब आप सोचोगे सर लिकर शॉप से क्या फायदा होगा, तो यार लिकर की सेल्स जब कोविड में किसी स्टेट की जीडीपी उठा सकती है, तो उस जमाने में तो सोच ही सकते हो कि यार क्या फायदा होता होगा। अच्छा, एक और बात मुझे कभी कभी इतिहास में लगती है कि यार अच्छा हुआ कि लिकर शॉप्स को ना रोक दिया, बंद कर दिया। क्यों भाई, अगर लिकर पी लेते, मान लो लिकर पी लेता इंडियन भी ब्रिटिशर भी, तो दोनों को समझ ही नहीं आता कि आंदोलन कर किसके अगेंस्ट रहे हैं। गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है लोग पागल हो गए। हाँ, लोग जो है ना यार क्यों चिल्ला रहे हैं, अरे चल, अरे ब्रिटिश, अरे भाई ये तू मेरा क्या बात कर दी तूने, अरे ब्रदर, अरे भाई, और इंडियंस भी इंग्लिश बोलने लगते हैं उसके बाद, ब्रदर आई फील दीस गाइस हैव गॉन क्रेजी गाइस, दे आर डूइंग प्रोटेस्ट, आई डोंट नो ब्रदर, कम लेट्स हैव ना। तो इट्स लाइक दैट। तो ऑब्वियसली बात है भैया, लिकर पीने के बाद तो ऐसे भी इंडियन को ब्रिटिशर समझ में तो आना बंद हो जाता, ब्रिटिश वाले इंडियंस के भाई बन चुके होते, तो भाईचारा बढ़ जाता। वहां गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं, इधर भाईचारा चल रहा है, कोई बात होती है यार। चलो अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो लिकर शॉप से ना, एक तो देखो जोक्स अपार्ट, बट लिकर शॉप से आप देखेंगे सेल्स बहुत आती है, पैसा बहुत आता है ना। तो लिकर शॉप से जब पैसा आता है इतना सारा, तो अगर आप देखोगे, अगर आप लिकर शॉप्स की एंट्री ही ब्लॉक कर दोगे, आप जाने ही नहीं दोगे आदमी को लिकर खरीदने, तो ऑब्वियस सी बात है लिकर बिकेगी नहीं, और जब बिकेगी नहीं तो आदमी यार यहाँ पे क्या ही खरीदेगा। तो यहाँ पे मॉनिटरी लॉस बहुत तगड़ा हो रहा है, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 तो अपना ये हो गया। पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं, चलिए पॉइंट नंबर 4, लेट्स राइट डाउन पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि यार काउंसिल इलेक्शंस को यहां पे बॉयकॉट किया गया। काउंसिल इलेक्शंस आपको याद है, चुनाव होने वाले थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, है ना, कुछ टाइम बाद, तो काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड। ठीक है, काउंसिल इलेक्शंस को यहां पे बॉयकॉट कर दिया गया, काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड। ठीक है, बॉयकॉट मतलब मैक्सिमम पार्टी जो थी, कांग्रेस या उसके अलावा भी कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस को यहां पे बॉयकॉट किया, एक्सेप्ट आपका जस्टिस पार्टी। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिर्फ जस्टिस पार्टी की ऐसी पार्टी थी मद्रास के अंदर जिसने इन इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया था। उसका कारण भी बहुत सिंपल था, बिकॉज जस्टिस पार्टी आपकी दलित पार्टी थी, यानी ब्राह्मण्स की पार्टी नहीं थी, दलित्स की पार्टी थी। और दलित्स को लगता था कि यार जब हमारे अधिकारों की बात आती है, ना कांग्रेस नजर आती है, ना गांधी नजर आते हैं, और हमें खुद लड़ना पड़ता है।
तो ऑब्वियस सी बात है, उन्हें लगता था कि यार एक इलेक्शंस लड़के ही एक ऐसा हो सकता है कि उनको एक बेनिफिट मिल जाए यहाँ पे, कि अपने आप के लिए कुछ अधिकार, कुछ राइट्स यहाँ पे जीत पाए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, उनको लगता था कि जब तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तब तक उनकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व होने वाली नहीं है। तो एज ए रिजल्ट जस्टिस पार्टी जो थी मद्रास की, यहाँ पे इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करती। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, कौन से इलेक्शंस आर बॉयकॉटेड except the Justice Party of Madras ठीक है, एक्सेप्ट जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। अगर आप देखोगे तो ये जो थी बच्चे पार्टी ऑफ दलित्स या नॉन ब्राह्मण्स थी। ठीक है, एनसीईआरटी में नॉन ब्राह्मण्स दिया हुआ, बट एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूं। सो इट वाज अ पार्टी ऑफ दलित्स, एनसीईआरटी के अंदर नॉन ब्राह्मण्स करके लिखा हुआ है। ठीक है, बट दलित्स थे। ठीक है, और इनको बहुत क्लियरली लगता था कि ये अकेला एक ऐसा तरीका है दैट इलेक्शंस आर द ओनली वे टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, सिंपल एज दैट, बिकॉज दे फेल्ट इलेक्शंस आर, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इलेक्शंस को। ठीक है, तो इनको क्या लगता था भाई कि इनको एक सिंपल सी चीज लगती थी कि यार इलेक्शंस ही अकेला एक ऐसा तरीका है कि दे फेल्ट दैट इलेक्शंस आर द ओनली वे टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ठीक है, टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। डन। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या देखा भी यहां पे, हमने चार बातें देखी यहां पे। नंबर वन, कि काउंसिल इलेक्शंस को मैक्सिमम इलाकों में बॉयकॉट किया गया देश भर के अंदर, एक्सेप्ट हमारा जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। क्यों? क्योंकि जस्टिस पार्टी क्या थी यार, पार्टी ऑफ दलित्स या नॉन ब्राह्मण्स थी, और इनको लगता था कि इलेक्शंस या पॉलिटिकल सोल्यूशन ही इनकी प्रॉब्लम्स को यहां पे सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों? तो ये तो देखो यार चार बातें हो गई हमारे यहाँ पे किसके बारे में, मूवमेंट इन द टाउन्स के बारे में। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, फिर एक आध पोल्स करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए, अब सवाल उठता है मेरे दोस्त की जो इंपैक्ट था वो कैसा था। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या है, चलिए लिख लेते हैं इसको फटाफट से। लेट्स राइट डाउन दिस। चलिए, दैट इज मूवमेंट इन द टाउन्स। अरे यार चलो भैया बढ़ो यार, तुम भी बढ़ो, चलो कोई नहीं। ठीक है, तुमने क्या पढ़ना है भैया यहाँ पे, मूवमेंट इन द टाउन्स। एक मिनट कहां गई मेरी पेन? चलो, तो पेन मिल गया मेरे को, तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे मूवमेंट इन द टाउन्स। ठीक है, मूवमेंट इन टाउन्स। चल, तो हमने चार पॉइंटर्स पढ़े कि भाई यहाँ पे काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया गया। डन। चलिए, अब इसी में आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 बड़ा आसान है, क्या कहता है बच्चे, कि जो इंपैक्ट था वो इकोनॉमिक फ्रंट पे ज्यादा था। ठीक है, तो लिख लेते हैं फटाफट से कि इंपैक्ट वाज मोर ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, कि इंपैक्ट वाज मोर ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। ठीक है, कि भैया इकोनॉमी के टर्म्स में, यानी पैसे के टर्म्स के अंदर अगर आप देखोगे तो इंपैक्ट यहां पे ज्यादा था, कि इंपैक्ट वाज मोर ऑन द इकोनॉमिक टर्म्स, कि भाई अगर हम बात करें पैसों की मेरे दोस्त, तो पैसों के हिसाब से जो है इंपैक्ट आपका बहुत ज्यादा था। अच्छा, इसका एग्जांपल ले सकते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे, लेट्स टेक द एग्जांपल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, पॉइंट नंबर 6। तो इसका एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल भारत के अंदर ना कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा इंपोर्ट होता था। भारत के अंदर क्या होता था बच्चों, बहुत सारा कपड़ा इंपोर्ट होता था, यानी विदेश से आता था, बाहर से आता था, और इंडियन मार्केट्स में सेल होता था। अब अगर आप देखोगे तो जो इंपोर्ट ऑफ क्लॉथ्स था वो यहां पे रिड्यूस हो गया बाय हाफ। एग्जाम्पल, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स। ठीक है, जो विदेशी कपड़ा है बेटा, उसका इंपोर्ट क्या हो गया यहाँ पे, रिड्यूस हो गया। किससे रिड्यूस हो गया? रिड्यूस बाय हाफ। ठीक है, तो जितना आता था, मान लीजिए पहले अगर 50 मीटर किसी चीज का आ रहा है, या फॉर एग्जांपल 50 टन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो जस्ट हाफ हो गया, राइट? तो इट इज रिड्यूस बाय हाफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा यहाँ पे, कि फॉरेन क्लोथ्स का जो वैल्यू था, जितने अमाउंट ऑफ कपड़ा यहाँ पे भारत में इंपोर्ट हो रहा था पहले, उसका वैल्यू बहुत ड्रास्टिकली गिर गया। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो 1921 से 1922 के बीच में, अगर इसका आप एग्जांपल देखो यहाँ पे, मॉनेटरी वैल्यू देखो, तो बिटवीन 1921 एंड 1922, तो 1921 से 1922 के बीच में द वैल्यू ड्रॉप्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, जो इंपोर्ट का वैल्यू था वो कब से कहां तक कहां पहुंच गया बच्चे, द इंपोर्ट वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम, ठीक है, रुपीज 102 CR, रुपीज 102 CR, 102 करोड़। ठीक है, पहले 102 करोड़ रुपए का कपड़ा लगभग आप मान लीजिए भारतीय मार्केट्स में आता था। ठीक है, तो ये 102 करोड़ से गिर करके कितना पहुंच गया, ये गिर के पहुंच गया बच्चे आपका सिर्फ 57 CR। तो मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो बच्चे, एक बहुत ही बड़ा बच्चे ड्रास्टिक फॉल यहां पे दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर। तो जहां पे पहले 102 करोड़ रुपए की वैल्यू का कपड़ा यार भारत में इंपोर्ट हो रहा था, वहीं कपड़ा गिर करके कितना रह गया, सिर्फ 57 करोड़ में, यानी 57 CR।
तो एज ए रिजल्ट जो टाउन्स के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया जा रहा है उसका इंपैक्ट आपको कहां दिख रहा है? उसका इंपैक्ट आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है हमारे इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर, है ना, कि भाई पूरी तरीके से जो ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी है उसको हम लोग यहां पे तोड़ने पे लगे पड़े हैं। सिंपल एज दैट कि जो ब्रिटिशर्स को इतना ज्यादा पैसे के टर्म्स में नुकसान होना चाहिए कि उनको फील हो जाए यार कि अगर ऐसे आंदोलन और होते गए तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिशर्स तो लालची लोग थे, पैसे के एक नंबर लालची लोग थे भाई। इतना इस लालची इंसान का अगर इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा तो कोई भी लालची आदमी बहुत ज्यादा दुखी होगा। एंड एज ए रिजल्ट कहा जाता है कि भैया जो हमारे गांधी का नॉन कॉपरेशन था इसने टाउन्स के अंदर, शहरों के अंदर खासकर ब्रिटिशर्स को इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत तगड़ी चोट पहुंचाई। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जैसे जब बॉयकॉट मूवमेंट आपका स्प्रेड होने लगा ना तो लोगों ने क्या किया, फॉरेन कपड़ों का, फॉरेन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अब जब फॉरेन प्रोडक्ट्स का आदमी इस्तेमाल नहीं करेगा तो एज अ रिजल्ट जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनको एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा यहां पे ग्रो करने का, जो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए फायदा है। क्योंकि ब्रिटिशर्स की अगर दुकानें बंद होंगी तो ऑब्वियस सी बात है ना इंडियंस की दुकानें चलेंगी। बिकॉज पहले क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स अपने आगे जो थे इंडियंस की चलने ही नहीं दे रहे थे। इंडियंस को बेचारा इतना नुकसान हो रहा था, इंडियन प्रोड्यूसर्स को, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, जॉब्स नहीं था। लेकिन जब फॉरेन चीजों का बॉयकॉट किया जाएगा, विरोध किया जाएगा, तो ऑल्टरनेटिव में क्या है अपने पास, इंडियन सामान। तो एज ए रिजल्ट इंडियन इंडस्ट्रीज यहां पे ग्रो करेंगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं फटाफट से कि एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड पीपल stopped using foreign products। ठीक है, as the boycott movement spread ठीक है, people stopped using फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो लोगों ने क्या किया, यहां पे फॉरेन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना बेटा यहां पे बंद कर दिया। ठीक है, फॉरेन प्रोडक्ट्स, तो लोगों ने क्या किया भैया कि हम जो है फॉरेन प्रोडक्ट्स को यहां पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लोगों ने फॉरेन प्रोडक्ट्स करना, यूज करना कम कर दिया। फॉरेन प्रोडक्ट्स कह लीजिए, फॉरेन कपड़े कह लीजिए। तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनका प्रोडक्शन यहां पे बढ़ जा रहा है। ठीक है, फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड क्लोथ्स आप कह सकते हैं। ठीक है, एंड इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट बहुत सिंपल है। तो एज ए रिजल्ट अगर आप देखोगे तो रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम्स इंक्रीज। ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम्स इंक्रीज। हैंडलूम मतलब जहां हाथ से कपड़ा बनता है। ठीक है, अब क्योंकि आप भारत का कपड़ा यहां पे ले नहीं रहे हो। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा आप यहां पे कि बाहर का कपड़ा आप जब यूटिलाइज नहीं कर रहे, जब ब्रिटिश को आप कपड़ों को, ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को आप यहां पे बॉयकॉट कर रहे हो, तो एज ए रिजल्ट अभी आप क्या करोगे, इंडियन इंडस्ट्रीज का कपड़ा इस्तेमाल करना स्टार्ट करोगे, जिससे कि इंडियन इंडस्ट्रीज का जो डिमांड गिर गया था, खत्म हो गया था बेटा, वो भी बहुत तेजी से राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे दो तीन बातें की। नंबर वन हमने बात की मूवमेंट वॉज टाउन्स के अंदर जो था, मूवमेंट कौन लीड कर रहा था, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, बच्चे, टीचर्स, हेडमास्टर्स, लॉयर्स, ये सारे के सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन छोड़ छाड़ के बाहर आ गए आंदोलन करने के लिए। तीसरा हमने पढ़ा कि भैया फॉरेन सामान को जला दिया गया, यहाँ पे लिकर शॉप्स की एंट्री रोक दी गई, जिससे कि ब्रिटिशर्स को भारी नुकसान हो। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे कि मैक्सिमम जो काउंसिल के चुनाव होने वाले थे, मैक्सिमम पार्टीज ने उसको बॉयकॉट किया एक्सेप्ट द जस्टिस पार्टी, जो कि मद्रास की पार्टी थी, और दलित्स की पार्टी थी। बिकॉज दलित्स को लगता था कि चुनाव लड़ना ही एक पॉलिटिकल सोल्यूशन है उनकी प्रॉब्लम्स का, इसलिए उन्होंने चुनाव को बॉयकॉट नहीं किया। फिर हमने पढ़ा कि जो इंपैक्ट था वो इकोनॉमिक टर्म्स पे ज्यादा था, बिकॉज पैसे का नुकसान यहां पे ज्यादा हुआ था ब्रिटिशर्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे जो अमाउंट ऑफ फॉरेन क्लोथ पहले भारत में इंपोर्ट होता था उसकी वैल्यू गिर गई। यानी 102 करोड़ का कपड़ा अगर पहले आता था तो सिर्फ अभी गिर के 57 CR या 57 करोड़ ही रह गया। अब अगर आप देखेंगे जैसे जैसे बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड होता गया, बढ़ता गया, इंडियंस ने यहां पे इंडियन प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया और फॉरेन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को एक बहुत तगड़ा बूस्ट यहां पे प्रोवाइड हुआ। अब आपको लग रहा होगा यार कि गांधी जी का जो इवेंट है, गांधी जी का जो मूवमेंट है यार, ये तो सुपर ऑन एकदम जबरदस्त है भाई, सुपर ऑन खतरनाक है, जबरदस्त है और इसका कोई तोड़ ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है